Hello, good morning students. I am S.P. Kashyap from Mission Academy School, Mandanpur, Behadi, Bareilly. I will teach you first lecture, chapter 1, class 8 civics, our constitutions. देखिए बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि वाई डू वी नीड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके लिए हम एक छोटे से एग्जाम्पल से ले सकते हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें जैसे एक कोई गेम होता है क्रिकेट का या फुटबॉल का ले लीजिए। फुटबॉल गेम होता है, फुटबॉल गेम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, उस गेम के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उन रूल्स और रेगुलेशंस में क्या होता है कि उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही वो अपने गेम को प्ले करते हैं। अगर वो उस खेल में रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो अपने गेम को प्ले नहीं कर पाएंगे और उनमें आपस में जो प्लेयर्स होंगे उनमें आपस में फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी या चीटिंग कर सकते हैं। इसीलिए जैसे उस गेम के लिए हमारी उस गेम को खेलने के लिए रूल्स और रेगुलेशन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारे सिटीजन्स हैं, बहुत सारे पीपल्स हैं जिनको चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है। तो वाई डू वी नीड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री गवर्न। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो अपने सिटीजन्स के लिए, अपने नागरिकों के लिए गवर्न करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो उसको गवर्न करती है, उसको चलाती है। उसको चलाने के लिए एक तरह से क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है और इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक इस टाइप की बुक होती है जिसमें हमारे देश के जो भी गवर्नमेंट होती है उसके बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि अभी बताया हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो इसका इम्पोर्टेंस भी हमारे लिए, हमारे सिटीजन्स के लिए, हमारे देश के लिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। देखिए इसको हम कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका, इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमारे जो सिटीजन्स होते हैं उनके लिए कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है। जैसे कुछ राइट्स जैसे इक्वलिटी राइट्स, बहुत सारे राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड कराते हैं और उनको ये प्रोटेक्ट भी रखता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, इट आल्सो डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। देखिए जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने सिटीजन्स के लिए बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं, उसी तरह से उन कुछ सिटीजन्स की ड्यूटीज़ भी दी हुई हैं। जैसे उनको कुछ ड्यूटीज़ भी प्रोवाइड कराई हैं, जैसे कि नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना। नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग है उसका रिस्पेक्ट करना, और जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, उनको हानि नहीं पहुंचाना, उनको किसी तरह से किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाना। ये बहुत सारे ड्यूटीज होती हैं जो हमें उसको मतलब फॉलो करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, इट लिमिट्स द पावर्स ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखिए इंडिया इज अ डेमोक्रेसी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें क्या होता है कि कुछ लीडर्स जो यहाँ की सिटीजन्स हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं, तो उनकी कुछ पावर्स होती हैं। उन पावर्स को एक लिमिट में रखा जाए, जैसे वो अपनी पावर्स का कहीं एक्स्ट्रा यूज ना करें। एक्स्ट्रा यूज मतलब किसी पर नाजायज प्रेशर ना डालें, तो उनको भी एक तरह से लिमिट में रखता है, लिमिटेशन करता है। जो हमारे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होते हैं, जैसे किसी को सही से हमारी जुडिशरी के द्वारा किसी को ठीक से न्याय ना मिलना, ये भी मतलब इसको भी एक लिमिट में रखा जाता है। कोई अपना क्रिमिनल है उसको मतलब छोड़ दिया जाए और दूसरे को मतलब पकड़ लिया जाए, निर्दोष इनोसेंट है उसको पकड़ लिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता।
कंट्री। और देखिए इसके द्वारा कुछ हमारे प्रोविजंस हैं, जो माइनॉरिटी होते हैं उनके लिए कुछ प्रोविजंस भी प्रोवाइड कराते हैं। कुछ प्रोविजंस, कुछ स्पेशल प्रोविजंस ये हुए होते हैं, उनको भी ये प्रोटेक्ट करती है। जैसे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी 2 टाइप्स के होते हैं। तो माइनॉरिटी में क्या होता है कि बहुत कम पॉपुलेशन होती है और मेजॉरिटी में बहुत ज़्यादा होती है। तो जो मेजॉरिटी सोसाइटी के लोग हैं वो माइनॉरिटी सोसाइटी के लिए मतलब किसी तरह से प्रेशर ना डालें, किसी तरह से उनको नाजायज दबाएं नहीं, इसीलिए उसको सही कर, उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए मतलब इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड कराए हैं और उनको प्रोटेक्ट किए रखती है। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड पॉइंट है हमारा की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है कि मतलब उसके कुछ की फीचर्स हैं, उन की फीचर्स को हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा डिस्कस कर सकते हैं और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर। फर्स्ट है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म? Federalism is a system of government in which power is divided between central and state government. जो फेडरलिज्म होता है वो एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जो जैसे मान लिया हमारे यहाँ 133 करोड़ के समथिंग पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मतलब एक जगह से गवर्न करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में क्या होता है कि फेडरलिज्म सिस्टम बनाया गया है जिसमें हमारी गवर्नमेंट को टू टाइप्स की गवर्नमेंट में डिवाइड किया गया है। 2 टाइप्स की गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी होती है जैसे पूरी कंट्री को वो गवर्न करती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है वो केवल अपने स्टेट के लिए होती है। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट इसका की फीचर्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट मीन्स द पीपल elect the representatives to the parliament which consists of 2 houses, राज्यसभा एंड लोकसभा। देखिए ये इस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट फॉर्म मीन्स होता है कि पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव। जो पीपल होते हैं, सिटीजन होते हैं, वो एक अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं वो एक पार्लियामेंट फॉर्म करते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं जो हमारी मतलब सभी संस्थाओं के लिए और रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह बनाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, लॉ में। देखिए जो सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट होता है लेजिस्लेचर क्या होता है कि लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी होती है। एक तरह से ही लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी होती है, इसी के द्वारा जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है एग्जीक्यूटिव होता है जैसे जो भी रूल्स और रेगुलेशंस आपके लेजिस्लेचर ने बनाए उनको फॉलो कराना, उनको लागू कराना, उनको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंटेशन कराना, वो इसका वर्क होता है। नेक्स्ट है जुडिशरी में पनिश लॉ ब्रेकर्स। तो जुडिशरी में क्या होता है जैसे जो भी मतलब लेजिस्लेचर ने तो कानून बना दिया, इसने उसको फॉलो करा दिया, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व होते हैं जो लॉ होते हैं बनाए हुए उनको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, मीन्स उसको तोड़ना चाहते हैं, उनको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। और जब उनको फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो जुडिशरी होती है वो उनको पनिशमेंट देती है। ठीक है, ये पॉइंट पनिशमेंट देती है जो लॉ तोड़ने वाले होते हैं, लॉ ब्रेकर्स होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट
फीचर्स है इसका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इट मीन्स वन मैन वन वोट। देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे इट मीन्स वन मैन वन वोट, केवल एक पर्सन के लिए ही एक वोट देने का राइट्स है। क्लियर? और वोट देने का राइट्स, जैसे आप अपनी क्लास में हो तो आप कहोगे कि सर हमें तो वोट देने का राइट्स नहीं है। आपको वोट देने का राइट्स नहीं है क्योंकि बिकॉज आप जो 18 ईयर्स के नहीं हो, क्योंकि वोट देने का राइट्स सिर्फ उन्हीं को है जो 18 ईयर्स के हों या 18 ईयर्स से एबव हो। क्लियर? तो ये हमारा होता है कि एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मीन ये होता है वन मैन वन वोट और 18 ईयर्स एज। नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस सम फंडामेंटल राइट्स, उनमें फर्स्ट है आपका राइट टू इक्वलिटी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक तरह से हमें राइट टू इक्वलिटी का राइट्स दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं कंट्री के, उन सब के लिए इक्वलिटी का राइट्स दिया हुआ है। इक्वलिटी का राइट्स मीन्स सभी एक समान हैं, चाहे वो किसी भी लिंग, रिलीजन, सेक्स, किसी भी जाति धर्म के किसी के भी हों, उनको एक समान राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ऐसा नहीं कि किसी के साथ किसी तरह का बिहेव किया जाए, ऐसा कुछ नहीं, सभी को इक्वलिटी के राइट्स प्रोवाइड हैं। नेक्स्ट है सेकंड राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब राइट टू फ्रीडम कहीं भी हमें इंडिया में करने का राइट्स है। राइट टू फ्रीडम हम अपनी हमें हर तरह से फ्रीडम दी हुई है। हम इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कुछ कर मतलब ऐसी फ्रीडम हमारे लिए दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे और जाने का मतलब ये नहीं कि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो आप कहो कि सर ने कह दिया कि कहीं भी जा सकते हैं तो अभी चले जाओ, ऐसा नहीं है। उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उनके दायरे में ही रहकर हमें फ्रीडम होनी चाहिए, जिससे किसी को अगर कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरह से। क्लियर? तो राइट टू फ्रीडम। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, किसी भी एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट हमें ये राइट्स दिया गया है। अगर हमारा कोई भी एक्सप्लॉइटेशन करता है, कोई भी शोषण करता है, किसी भी तरह का किसी का भी कोई एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो वो उसको ये राइट्स दिया हुआ है कि कोई किसी को एक्सप्लॉइटेट नहीं कर सकता है। इसमें क्या है कि वो उसके विरुद्ध कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। ठीक है? नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखिए हमारा जो कंट्री है वो एक सेकुलर कंट्री है। इसमें क्या है कि सेकुलर कंट्री का मीन होता है जैसे किसी भी इसका अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। जब ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है तो सभी के लिए अपने एक दायरे में रहकर अपने रिलीजन को अपनाने का राइट्स दिया हुआ है। वो किसी भी रिलीजन को अपना सकता है, वो अपनी इच्छा अनुसार। जैसे मान लिया कोई किसी रिलीजन का है तो वो दूसरे रिलीजन को अगर अपनाना चाहे तो अपना सकता है, बशर्ते किसी पर उसका प्रेशर ना होना चाहिए। ठीक है? प्रेशर नहीं होगा और उसको अपने तरह से अपने रिलीजन में जो भी उसके धार्मिक प्रोग्राम होते हैं उनको सेलिब्रेट करने का भी राइट्स है, बशर्ते किसी दूसरे रिलीजन को नुकसान ना पहुंचाते हुए, हार्मफुल ना करते हुए। ठीक है? नेक्स्ट है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देखिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें क्या है जैसे एजुकेशनल राइट्स है, सभी अपने कल्चरल्स और एजुकेशन राइट्स को, जैसे मान लिया किसी भी रिलीजन, किसी भी सेक्स के हों, चाहे कोई भी हो, उनको सबको राइट एजुकेशन गेट करने का राइट्स है, शिक्षा प्राप्त करने का राइट्स है उनको। ऐसा नहीं कि कोई मतलब बॉय है और गर्ल है तो गर्ल एजुकेशन नहीं ले सकती हैं, या बॉय हैं बॉय भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो चाहे किसी भी सेक्स, किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म के हों, उनको सभी को एजुकेशन गेट करने का राइट्स है। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज।
क्योंकि ये जो राइट्स है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये सब हमें राइट्स दिए हुए हैं, इन राइट्स का अगर हमें कोई प्रोवाइड नहीं कराता है या हमें मतलब इनको कोई छीनना चाहता है तो हमारा ये राइट्स बनता है कि हम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, या हमें कोई भी एक्सप्लॉइटेड कर रहा है किसी तरह से तो वो हम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं और कोर्ट से हम जो भी मतलब न्यायोचित न्याय होगा वो हम ले सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका सेक्युलरिज्म। अ सेक्युलर स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। जो सेक्युलर स्टेट होता है, सेक्युलरिज्म होता है, उसमें अपन जैसे हमारा कंट्री है इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इसका अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इसमें बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों को एक समान माना गया है, किसी को किसी तरह से धार्मिक भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी के साथ। तो ये सेक्युलरिज्म जो है इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, और इसके लिए हम सेकेंड चैप्टर में इसी का सेकेंड चैप्टर है सेक्युलरिज्म, इसको सेकेंड चैप्टर में और ज़्यादा विस्तार से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर